हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वी ऑल नो दैट एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। हम सब जानते हैं कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो प्योर सब्सटेंस हैं जो कि एक ही तरह के एटम्स को मिला करके बने होते हैं। ठीक है, एलिमेंट कोई भी जब फॉर्म होता है तो हमारे पास में वो सेम तरह के एटम्स को मिला करके फॉर्म होता है, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट कार्बन इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। अब जैसे कि कार्बन का जो एलिमेंट है वो बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मिला करके बना हुआ है। एट प्रेजेंट नियरली 118 एलिमेंट्स आर नोन। एट प्रेजेंटली मतलब कि आजकल के समय में अभी जितने भी हमारे को एलिमेंट्स हम जानते हैं वो है टोटल 118 एलिमेंट्स, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में वहाँ पर प्रेजेंट हैं। आर नोन दो दी आइडेंटिटीज ऑफ सम ऑफ देम हैव नॉट बीन फुली एस्टेब्लिश। कुछ हैं जिनकी आइडेंटिटी पूरे तरीके से नहीं दी गई है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी हमें सारी तरह की प्रॉपर्टीज दी जाती हैं। ठीक है, दीज आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पीरियोडिक टेबल में अरेंज रहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सभी जानते हैं कि उनका जो एटॉमिक नंबर है उसकी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जिससे हम उनको अरेंज करते हैं अपने अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से। उनका क्या है, अपना अपना एक नंबर है। और आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। तो ग्रुप हमारे इस साइड को होते हैं और जो पीरियड्स हैं वो डाउनवर्ड साइड्स को होते हैं। दे आर 7। ठीक है, 7 होते हैं इन नंबर। और उसी तरह से दो हमारे पास में नीचे अलग से सीरीज दी होती हैं, एक्टेनॉइड और लेंथेनॉइड की सीरीज होती है, जैसे कि एंटीमोनी है, बिस्मुथ है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की शो। ठीक है, दोनों की जब हमारा कोई एलिमेंट दोनों प्रॉपर्टीज को शो करे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तब हम उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। ओके, हम उसे मेटेलॉइड बोलते हैं। अब मेटल्स क्या देखते हैं। द नॉलेज अबाउट मेटल इज वेरी ओल्ड। जो नॉलेज है मेटल्स को लेकर के वो काफ़ी पुरानी है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, वेपन्स एंड फॉर अदर वर्क्स। तो जो कॉपर था उसे हमने सबसे पहले यूज करा था। कॉपर हमारा फर्स्ट मेटल था जिससे कि हम लोगों ने बर्तन यानी कि यूटेंसिल्स बनाए थे, वेपन्स हथियार बनाए थे, और बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए हमने कॉपर का इस्तेमाल करा था। और आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अगर हमने करवानी है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में भी कॉपर ही प्रेजेंट रहता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी वजह से इसके बर्तन बनाए जाते थे। मेटल्स इन जनरल हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन आवर डेली लाइफ। तो मेटल्स जो हैं हमारी डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे काम आते हैं। जिस तरीके से आप अपने घर पे लॉक लगाते हो, लॉक एंड की जो है वो किससे बने हैं, आयरन से। जो भी वो भी क्या है, एक मेटल है। हमारी गाड़ियाँ किससे बनी हैं, वो भी आयरन से बनी हैं। For example, metals are employed for the construction of bridges, aeroplanes, automobiles, ships, trains, building utensils etc. तो metals जो है बहुत सारी चीज़ें बनाने के हमारे काम आते हैं। उसी तरह से कुछ metals हैं जैसे कि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिरकोनियम। ये वाले जो हमारे metals हैं ये आते हैं बनाने के लिए काम डिफेंस इक्विपमेंट्स को। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर लाइट, कैन विदस्टैंड फियर एंड टीयर, एंड आर ऑल्सो नॉट करोड इवन इफ केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो अगर ये काफ़ी समय के लिए मॉइस्चर में भी रह जाते हैं तब भी ये करोड नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, इनमें जंग नहीं लगेगी। और वेयर एंड टेयर का मतलब है कि ये काफ़ी जो है अपने ऊपर अटैक ले सकते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय के लिए ये यूज़ किए जा सकते हैं, इसीलिए हम इनको डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के काम करते हैं। अब चलिए आगे जा कर के हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस करेंगे।
अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मेटेलिक लस्टर। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक लस्टर। लस्टर मीन्स शाइन और ब्राइटनेस या फिर चमक, ठीक है। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नॉन फॉर देयर लस्टर। जो हमारे मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, वो अपने लस्टर के लिए जाने जाते हैं, अपनी ब्राइटनेस के लिए जाने जाते हैं। देयर सरफेस कैन बी इजिली पॉलिश्ड। उनका जो सरफेस है उसको आप आसानी से पॉलिश कर सकते हो बिकॉज ऑफ लस्टर, ठीक है। दीज मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज। क्योंकि ये काफ़ी शाइनी रहते हैं तो इसी वजह से इनका हम इस्तेमाल करते हैं ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। इवन द सरफेस ऑफ सम अदर मेटल्स कैन बी कोटेड विद दीज। और कुछ बार हमारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं उनमें भी हम इन्हीं मेटल्स की कोटिंग कर देते हैं ताकि वो भी हमें कैसे लगे, शाइनी लगे, और बिल्कुल जो हमारी नेचुरल ज्वेलरी है, जो रियल ज्वेलरी है, उसके साथ में मैचिंग से लगे। प्लीज नोट दैट इन जनरल मेटल्स जो हैं वो पोजेस लस्टर तभी करेंगे जब वो एकदम फ्रेश होंगे, जब वो न्यू होंगे, तब उनकी जो लस्टर होगी वो ज़्यादा होगी, उनकी चमक ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही वो एक्सपोज हो जाएंगे टू एयर और मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे स्लोली लूज लस्टर एंड देयर सरफेस बिकम डल, ठीक है। तो अगर वो काफ़ी लंबे समय के लिए क्या हो जाते हैं, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, तो धीरे धीरे करके उनकी जो चमक है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल है सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। जो हमारे पास में एल्यूमिनियम होता है उस वो भी डल हो जाता है, डल वाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है एयर एंड मॉइस्चर से और उसके ऊपर कोटिंग बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्ट करा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उसके ऊपर कोटिंग बन जाएगी। उसी तरह से कॉपर है, तो कॉपर का जो सरफेस है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। आपने अगर पुराने बर्तन देखे अपने घर पे कॉपर के, तो वो अगर काफ़ी लंबे समय के लिए एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहे हैं, ओपन रहे हैं, तो उनके ऊपर एक ग्रीनिश सी कलर की एक लेयर बन जाएगी जो कि कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। उसी तरीके से सिल्वर के ऊपर ब्लैकिश कलर आ जाता है। आपकी जो सिल्वर ज्वेलरीज होती हैं उनके ऊपर ब्लैकिश कलर आ जाता है, ताकि वो भी किसके कांटेक्ट में आ जाती है, एयर और मॉइस्चर के। तो उसको रिमूव करने के लिए आप उन्हें क्या करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं। उसी तरीके से सेकंड जो इसके पास में एक पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो है हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं हमारे, मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हार्ड है। तो मेटल जितने भी हैं वो हार्ड हैं। और इवन अगर आप, जैसे कि आपके पास में आयरन है, आयरन की थिन सी रॉड भी होगी, अगर आप उसको भी क्या करना चाहें, टू पीसेस में ब्रेक करना चाहें, तो वो भी आपके लिए काफ़ी टफ होगा। उसके लिए भी आपको एक स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी ताकि वो क्या हो जाए, दो पीसेस में ब्रेक हो जाए। तो कॉपर और सिल्वर भी क्या है हमारे पास में, बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल्स हैं। हाउएवर देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर सो सॉफ्ट। मैग्नीशियम और सोडियम जो रहते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, इनको आप इजीली कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है। तो मेटल्स, ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि कौन से मेटल है जिनको आप इजीली कट कर सकते हैं नाइफ के साथ में, वो है सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और ये जो इनकी स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कोई मेटल आपका हार्ड है और कोई वीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो उसके बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अगर बॉन्ड जो हैं वो बहुत अच्छे से पैक्ड हैं, यानी कि उनके जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को, तब उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा होगा। और अगर उनके बॉन्ड्स जो हैं, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, तो वे बॉन्ड जो है ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये सारा जो चीज़ है वो डिपेंड करती है मेटेलिक बॉन्ड्स के ऊपर। और आपका यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में वही डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। उसी तरीके से आयनिक बॉन्ड जो रहता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। जब हमारे मेटल्स आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करेंगे तो उनका बॉन्ड, जो मेटेलिक बॉन्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो जो बॉन्ड होगा वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो वो वाले मेटल हमारे कैसे रहेंगे, हार्ड रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ हमारे जो मेटल्स हैं वो बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करते हैं बॉन्डिंग में, तो वो वीक रहेंगे। और इसी वजह से ऐसा ही कुछ सोडियम और मैग्नीशियम के साथ होता है, इसी वजह से इनको आप इजीली कट कर सकते हो नाइफ के साथ में। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अभी आपने देखा कि मेटल्स कैसे हैं, हार्ड हैं। और हमने ये कहा कि हार्डनेस किस वजह से आती है, उनके बॉन्डिंग की वजह से। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतने ही वो ज़्यादा हार्ड रहेंगे, जितना वीक बॉन्ड उतने ही वो कम हार्ड रहेंगे।
अब ये हार्ड है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मेल्ट तभी होंगे जब उनके एटम्स जो हैं वो दूर दूर जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि अगर उनके एटम्स दूर दूर जाएंगे तभी कोई चीज़ मेल्ट करेगी। अगर उनकी जो फोर्सेस हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब वो ब्रेक होगी, आपके एटम्स दूर दूर जाएंगे, तभी वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा। तो इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो जनरली वेरी हाई देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है मरकरी की। जो मरक्यूरी आपके पास में एक मेटल है जो क्या रहता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। अगर हम बात करें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की, तो टंगस्टन हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में एक टंगस्टन करके मेटल है जिसका जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट को शो करता है 3422 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बीच में कितनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग रहेगी। और उसी तरह यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि गैलियम है और सीजियम है, इनके बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती हैं, तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रहता है गैलियम का 29 डिग्री सेल्सियस और सीजियम का रहता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्सेप्शन केसेस है, आप इनको अंडरलाइन कर सकते हैं कि गैलियम एंड सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहेगा, ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर। और जो हमारे पास में मर्क्यूरी है इसका रहता है -38.8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये पहले से ही क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। अब बात करते हैं डेंसिटी की। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल्स आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन, अगर आप जहाँ पर भी वर्ड देखें क्रिस्टलाइन, इट मीन्स उनका कैसा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल की तरह एक स्ट्रक्चर है। अब क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बाइंडेड रहते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत अच्छे से क्लोजली पैक होंगे। एक आपके पास में होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है अमॉर्फस। अमॉर्फस में वो दूर दूर बिखरे होते हैं, तो इसी वजह से जो अमॉर्फस वाले आप जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स को देखोगे तो वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। लेकिन मेटल्स के जो बॉन्ड होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर को शो करते हैं, इट मीन्स दे आर क्लोजली पैक्ड। In a metal, the atoms are very closely packed. As a result, the density of metal, that is the number of atoms per unit volume, is quite high. अब डेंसिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, एटम्स की हाई हो जाएगी। यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करी जा रही है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब है कि छोटे से ही एरिया में बहुत सारे एटम्स आ गए हैं, तो उनकी जो डेंसिटी होगी वो भी ऑब्वियस ज़्यादा होगी। और अगर अमॉर्फस की बात करें तो एटम्स दूर दूर प्रेजेंट हैं तो वो स्पेस ज़्यादा ले लेंगे और एटम्स उसमें कम ऐड होंगे, तो इसलिए उसका जो डेंसिटी होगी वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि डेंसिटी जो रहती है मेटल्स की वो ज़्यादा रहती है। अब अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन की जो डेंसिटी है वो 7.86 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है, while that of nickel is 8.9 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। There are some exception also. For example, the density of sodium is 0.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गई, जो सोडियम है हमारे पास उसकी जो डेंसिटी रहती है वो बहुत कम रहती है। अभी हमने देखा था कि सोडियम क्या है, उसका जो हार्डनेस होती है वो भी बहुत कम हार्ड होता है। अब क्योंकि वो हार्ड कम है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो इजीली कट हो जा रहा है नाइफ से, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में वीक बॉन्डिंग है, तो वो हार्ड भी कम होगा, वो बहुत आसानी से मेल्ट कर जाएगा और उसकी डेंसिटी भी ऑब्वियसली कम होगी। अब बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, हमारे किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी कि वो कितना ज़्यादा देर तक विदस्टैंड कर सकता है अपने ऊपर किसी भी प्रेशर को, कितनी लॉन्ग टाइम के लिए वो जो है रेजिस्ट कर सकता है अपने ऊपर किसी भी वेट को और टूटे भी ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल इज लिंक्ड विद इट्स कैपेसिटी टू विदस्टैंड हैवी वेट विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स शेप। ना तो वो अपनी शेप को चेंज करे और ना ही वो ब्रेक हो, तो वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताती है। दिस इज वेरी ट्रू इन केस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन। अब जैसे कि आयरन है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। शीट्स एंड गिल्डर्स मेड फ्रॉम द मेटल कैन विदस्टैंड हैवी वेट। अब आप जानते हैं कि पोल्स वगैरह जो बने होते हैं
हमारी बहुत सारी चीज़ें जो आयरन से बनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और आयरन लॉन्ग टर्म के लिए चल पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसकी मैलिएबिलिटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। ये आप अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मैलिएबिलिटी क्या होती है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि आप अपने मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकें, उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। अब आपने अभी पीछे देखा कि हमारे जो ज्वेलरीज है वो बनाने के काम हमारे मेटल्स आते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अब वो इसी वजह से ये ज्वेलरीज बनाने के काम आते हैं क्योंकि इनको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और आप उनको मन चाहा आकार दे सकते हो। तो मैलिएबिलिटी है, काफ़ी अच्छे से आप इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होती है कि आप इनको आसानी से थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब कॉपर जैसे कि हमारे पास एक मेटल है, मैंने कहा कि वो इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है क्योंकि आप उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी वजह से उसकी जो डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे काम आती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी शो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। अब वही जो हमारा मेटल है वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो क्या करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे, मूविंग होंगे। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो वो किस तरीके से करते हैं। दे डिफर इन देयर कंडक्टिंग पावर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। इवन कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स आर जनरली मेड ऑफ दिस टू मेटल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉपर और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल वायर्स बनी होती हैं। सिंस सिल्वर इज हाईली एक्सपेंसिव इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब आप सभी जानते हैं कि सिल्वर यानी कि चांदी वो महंगी होती है, तो उसको हम यूज़ नहीं करते इस पर्पज़ के लिए। हम जो ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स नहीं हैं वो है हमारे पास कॉपर और एल्यूमिनियम, उनका इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर दीज वायर्स हैव कवरिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पीवीसी। और इनमें हम बाहर किस चीज़ की कवरिंग कर देते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, इंसुलेटर की, जो कि बैड कंडक्टर है, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड है। वन कैन नॉट हैंडल दैम डायरेक्टली बिकॉज ऑफ देयर कंडक्टिंग नेचर। तो आप इसको डायरेक्ट से नहीं पकड़ सकते हो, आपको उसके साथ में इंसुलेटर चाहिए ताकि आप इससे उसको पकड़ सकें। Metals are conducting in the solid state. Actually, their conductivity is due to the electrons present in the valence shell of metal atoms, which they can easily release. तो क्या होता है, अब मेटल जो है वो सॉलिड है लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली देयर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, इजीली रिलीज हो जाते हैं। और मर्क्यूरी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ वहीं हमारा जो मर्क्यूरी है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वह लेड इज ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग। जो लेड है वो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। द कंडक्टिविटी बाय मेटल इज शोन विद द हेल्प ऑफ स्पून मेड अप ऑफ स्टील। तो आप कंडक्टिविटी को किस तरीके से चेक कर सकते हो, स्पून जो कि स्टील से बना हुआ है वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो आपको यहाँ पे ये पता चला कि जो मेटल्स है वो सॉलिड रहते हुए इलेक्ट्रिसिटी को पास इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, जो कि आराम से निकल के क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, कंडक्ट करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी भी इनकी इसी वजह से रहती है, ये हीट को भी काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो इसीलिए आपके जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी यानी कि ये मेटल जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने स्कूल बेल को देखा होगा, स्कूल बेल जब भी बजती है या ये बेल यहाँ पर दिखाई गई है तो जब भी बजेगी तो आवाज़ आएगी, यानी कि साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं हमारे मेटल्स। ठीक है। तो ये इनमें क्या होती है, सोनोरिसिटी होती है। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटल्स के बारे में अगर हम देखें, we have learnt in our earlier discussion in the present chapter that only about 22 elements are non-metals. हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 22 एलिमेंट्स ही क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेटल्स। ये काफ़ी डिफरेंट है मेटल्स के। नॉन मेटल्स जो मेटल्स से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। दिस विल बी फर्दर क्लियर व्हेन वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और काफ़ी अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मेटल्स
as we know are very useful in all fields, industry and particular non-metals are no less in any way। हमने अभी डिस्कस करा कि मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन नॉन मेटल्स भी कम नहीं है। नॉन मेटल्स का इस्तेमाल भी हम काफ़ी जगह करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है, नॉन मेटल है, जो कि हमारे को सांस लेने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कंबस्शन, चीज़ें जलेंगी भी नहीं और ना ही हम सांस ले पाएंगे। उसी तरीके से नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एज सेम्स टू बी लेस इम्पॉर्टेंट। हम लोग मानते हैं कि नाइट्रोजन उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बट इट इज़ नॉट द केस। लेकिन ये ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर डाइल्यूट्स द कंबस्शन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो नाइट्रोजन ही है, अगर कहीं पर आग लगी है तो वहां पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस की ही वजह से वो आग जो है बुझ पाती है। नहीं तो ऑक्सीजन का काम क्या है? आग को बढ़ाना। ठीक है। हैड नाइट्रोजन नॉट बीन प्रेजेंट कंबस्शन वन स्टार्टेड वुड हैव नेवर बीन एक्सटिंग्विश। ऐसा इन्होंने कहा है कि अगर एक बार कंबस्शन स्टार्ट हो गई तो वो कभी बंद ही नहीं होगी अगर नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करती। नॉन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रीमली यूजफुल। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं नॉन मेटल्स के जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लोसिव्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोलिन, फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया अमोनिया फॉस्फेट। ठीक है। तो ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स भी हमारे किससे बने होते हैं? नॉन मेटल से बने होते हैं। Water, without which it is impossible to sustain life in our planet, contain hydrogen and oxygen, which are both non-metals। अब आपका जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? नॉन मेटल। और अगर वाटर ना हो तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती इस प्लेनेट में। तो नॉन मेटल्स की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉन मेटल्स आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब अभी हमने देखा कि मेटल्स जो हैं वो सिर्फ क्या रहते हैं? हार्ड रहते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की तीनों ही स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। सॉलिड भी ये नेचर को शो करते हैं, लिक्विड भी और गैसियस भी। However, most of these exist in gaseous state at room temperature। लेकिन मैक्सिमम इनमें कैसे रहते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं, रूम टेम्परेचर में। तो एयर जो है किस 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 गैसेस का मिक्सचर है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आर ऑल गैसेस। नोबल गैसेस वो रहती हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि उनकी जो वैलेंसी है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। इसी वजह से वो क्या करते हैं? स्टेबल होते हैं और बॉन्ड्स को फॉर्म नहीं करते। नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। हार्डनेस, अमंग द नॉन मेटल्स ओनली द सॉलिड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हार्ड। अभी हमने पीछे डिस्कस करा जो सॉलिड होगा वही हार्ड होगा। तो जो नॉन मेटल्स सॉलिड होंगे वो हार्डनेस को दिखाएंगे। हाउएवर दे आर मोस्टली सॉफ्ट एज कंपेयर टू द मेटल्स। तो मैक्सिमम जितने भी होंगे वो कैसे रहेंगे? सॉफ्ट इन नेचर रहेंगे। कुछ होंगे जो सॉलिड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट, ये क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, आर क्वाइट सॉफ्ट। तो ये सारे ही क्या रहते हैं? सॉफ्ट रहते हैं। लेकिन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की जो कि है डायमंड, वो क्या रहती है? हार्ड रहती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तो डायमंड के पास क्या होगा? लस्टर भी होगा। अब आगे आपके पास में लस्टर को ही लेकर के, इनकी ब्राइटनेस को ही लेकर के बात हुई है। तो जो नॉन मेटल्स होंगे, हमारी गैसेस ज़्यादा है मोस्टली, तो वो कैसी रहती हैं? नॉन लस्टर्स, चमक नहीं होती है उनमें। और अभी हमने एक केस डिस्कस करा जो कि एक्सेप्शन था, जो कि है डायमंड और आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ये कैसे रहते हैं? लस्टर्स रहते हैं। आप सभी ने डायमंड को देख रखा है, आयोडीन को देख रखा है, ग्रेफाइट को देख रखा है। तो ये कैसे रहते हैं? चमकीले होते हैं। तो ये आपके पास एक्सेप्शन है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यूजुअली क्योंकि ये गैसेस हैं तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए बाइंडिंग जो होगी वो बहुत वीक होगी और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। और नॉन मेटल्स विच आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैव वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाउएवर नॉन मेटल्स, बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, ये क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हैव हाई मेल्टिंग। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन कौन से हैं हमारे पास? वो बोरोन, सिलिकॉन और कार्बन।
इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। देर आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा हमारे एटम के पास में, किसी मेटल के पास में, तभी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज द कार्बन एटम इन ग्रेफाइट crystalline allotropic form of carbon have one free electron each not involved in the bond formation। क्योंकि ग्रेफाइट एक जो एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है कार्बन का, जिस वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करता है। एक आपके पास नॉन मेटल है ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, अगर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करें तो ये ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। जैसे सल्फर है वो ब्रिटल सॉलिड है। इफ हैमर्ड इट ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। तो सल्फर आपके पास में अगर आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे या थिन वायर में, तो वो ब्रेक ही हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर डायमंड जो है वो कैसा है, एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, इज ऑफ डक्टाइल नेचर। ये कैसा है, डक्टाइल है, यानी कि इसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। और इज क्वाइट हार्ड, और काफ़ी हार्ड रहता है। डेंसिटी अगर बात करें, अब आप सब जानते हैं कि डेंसिटी कैसी रहेगी इनकी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो डेंसिटी इनकी कम रहेगी। तो क्या बोला है, दिस इज ड्यू टू द एज कम्पेयर टू मेटल्स नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट दे एग्जिस्ट मोस्टली इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म इन विच number of atoms are linked by covalent bond. For example, phosphorus exists as p4 molecule while sulfur as 8 molecule. The bigger molecule size closely packed जो नेचर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम। अब आप यहीं देख रहे हो ये क्लोजली पैक्ड लग रहा है आपको, दूर दूर आपके एटम्स प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे उतना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, तो बॉन्डिंग जो होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो कम होगी। इस वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो भी कम रहती है। सो फ्रेंड्स, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और किस किस तरीके से इनका यूज़ रहता है।